आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों मैं आ चुका हूं हमारे क्लास 10 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 4 में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एक और बार बता देता हूं। दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारे द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा द रिवॉल्यूशनरीज और उसके बाद जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है, ये दोनों थोड़ा मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है उसके अंदर ही एक सब टॉपिक आ जाता है जिसे हम कहते हैं द रोमांटिकिज्म, द आइडिया ऑफ रोमांटिकिज्म। ठीक है दोस्तों, ये बता देता हूं कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। दोस्तों हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिबरलिज्म, असल में लिबरलिज्म का मतलब होता क्या है, 3 कंटेक्स्ट में पढ़ा था, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। उसके बाद हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव सोसाइटी क्या होती है, 1815 के बाद से क्या क्या चेंजेस आए थे फ्रांस में। ठीक है, क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या स्टेट्स में क्या क्या बदलाव किए गए, ये सारी चीजें बेसिकली हमने पार्ट 3 में हमने पढ़ी थी। दोस्तों इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं हमारे द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अंकित धारा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों सबसे पहले द रिवॉल्यूशनरीज, हमारा पहला टॉपिक। दोस्तों रिवॉल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब है क्रांतिकारी। तो मतलब आप हम जो पढ़ने वाले हैं वो उन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन लोगों ने मतलब रिवॉल्यूशन में, मतलब विद्रोह में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते वी हैव जस्ट स्टडीड दैट द रूल ऑफ कंजर्वेटिव्स वाज ऑटोक्रेटिक। हमने अभी हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कंजर्वेटिव्स का रूल होता है, जो कंजर्वेटिव्स के लोगों को क्या किया जाता है, उनकी सोसाइटी को, उनके रेगाइम को कहा जाता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि पूरा का पूरा राज सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में ही है, उनके पास ही सारे प्रिविलेजेस है, सारे राइट्स उनके पास है, हमें कुछ नहीं मिलता, आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए उनको ऑटोक्रेटिक कह दिया गया है क्योंकि वही खुद ही स्वयं स्वार्थी है। ठीक है, दे यूज्ड फोर्स टू कंट्रोल लिबरल नेशनलिस्ट आफ्टर 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन। दोस्तों हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में हमारे कि हमने पढ़ा था सेंसरशिप के बारे में, कि मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे उन लोगों ने फ्रांस में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, ऑल ओवर द यूरोप में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। सेंसरशिप का मतलब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था, तो एक इस वीडियो में मैं एक और बता देता हूं। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी मीडिया होगी, जो भी प्रेस होगा, जो भी न्यूज़पेपर होगा, वो कुछ भी मतलब जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में कुछ नहीं लिख सकता, उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। ठीक है, तो दोस्तों दे यूज फोर्स्ड, मतलब उन्होंने क्या किया था, लिबरलिज्म को, मतलब लिबरल फीलिंग को, लिबरल आइडियाज को कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। आफ्टर 1815 में द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. दोस्तों जैसे कि सेंसरशिप यूरोप में लागू हो चुकी थी, तो इसका मतलब जितने भी नेशनलिस्ट की फीलिंग रखने वाले जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको क्या होना पड़ेगा, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। तो वो लोग सीक्रेट सोसाइटीज में मिल गए, वो छुपके छुपके रहने लगे, और वो छुपके छुपके ही सारे जितने भी और लोग थे, जितने भी नए नए यूथ थे, जितने भी यंग लोग थे, उन सबको ट्रेन करने लगे, उन सबके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग को जागृत करने लग गए, और उनको मतलब ट्रेन करने लगे एक रिवॉल्यूशनरीज की तरह। ठीक है, तो दोस्तों टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वीना कांग्रेस and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries was of the opinion that creation of nation states was a necessary part of the freedom struggle. दोस्तों अब जो हमारा मेन इसमें आ जाता है यूनिफिकेशन वाला टॉपिक। ठीक है, कि मतलब अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन उनका मोटिव ये था कि मतलब अब इस स्टेट्स को अब सारे स्टेट्स को यूनाइट करना है धीरे धीरे। ठीक है, मतलब ऑल पूरे यूरोप को एक तरफ से यूनाइट करना है। यूनाइट का मतलब अलग। ठीक है, मतलब जैसे फ्रांस है, फ्रांस की अलग आइडेंटिटी, ठीक है, जर्मनी है, जर्मनी की अलग आइडेंटिटी, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी गियुसेप्पे मजीनी। दोस्तों अब जो हमारे उनमें से सबसे पहले मतलब उनमें से एक रिवॉल्यूशनरी है जिनका नाम हम पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है हमारा गियुसेप्पे मजीनी। ठीक है दोस्तों, गियुसेप्पे मजीनी, ये आ जाता है कि राइटर शॉर्ट ऑन गियुसेप्पे मजीनी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, पॉइंट्स को सुनना। तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि वो पैदा कब हुए थे। तो ही वॉज बोर्न इन जिनोवा, He was born in Genoa in 1807. ठीक है, वो जिनोवा में पैदा हुए थे 1807 में। ठीक है, he became a member of the secret society of Carbonari. दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कितने सारे रिवॉल्यूशनरीज थे जो कि मतलब अंडरग्राउंड हो गए थे, क्यों, क्योंकि सेंसरशिप आ गई थी, तो इसके चक्कर में अंडरग्राउंड हो गए, वो सीक्रेट सोसाइटी बनाने लग गए। तो ये भी एक उसमें मतलब इन्होंने भी एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी थी, जो कि कहाँ की थी, कार्बोनेरी की थी। ठीक है,
He be as a young man of 24, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. दोस्तों जब ये 24 साल की उम्र के थे तब इनको मतलब वनवास, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनको एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, ठीक है। एक तरह से मतलब घर छोड़ के सारे घर बार छोड़ के इनको मतलब एक मकसद दिया गया था, एक इनको वो क्या कहते हैं उनको मोटिवेशन, मतलब एक तरफ से उनको मतलब कहा गया था, उनको एक काम दिया गया था, उनको एक टास्क दिया गया था कि उनको जो लिंगुएरिया है हमारा, लिंगुएरिया में रिवॉल्यूशन मतलब विद्रोह करना है। लिंगुएरिया में जितने भी लोग थे जिनको दबाया जा रहा था, जिनको ऑपरेस किया जा रहा था, उन सब के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग को जागृत करना है और उनको उस सब के मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का के वो उनको मतलब वहां पे रिवॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो उनको 24 साल की उम्र में वो एग्जाइल में चले गए। एग्जाइल में जाने के बाद उन्होंने लिंगुएरिया में रिवॉल्यूशन भी करा, ठीक है। He subsequently founded 2 more underground societies, और आगे जाकर इन्होंने ही 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज निकाल दी। एक जो थी हमारी, द फर्स्ट वन वाज यंग इटैली ऑफ मार्शलिस, ठीक है। दोस्तों आप में से बहुत लोगों को शायद से पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा मार्शलिस के बारे में। दोस्तों मार्शलिस एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। तो दोस्तों ये उन्होंने जो हमारे गिजिबी मजीने थे, उन्होंने एक अंडरग्राउंड सोसाइटी का 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड करी थी, जो 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज उन्होंने बनाई थी। सबसे पहले का नाम था यंग इटली, जो कि थी मार्शलिस की मतलब फ्रांस की, और दूसरी थी यंग यूरोप, जो कि थी बर्नी मतलब बर्नी था हमारा जर्मनी में, ठीक है। दोस्तों whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states, और वहां के जितने भी मेंबर्स थे, उस दोनों सोसाइटीज के जितने भी मेंबर्स थे, वो बेसिकली गर्म खून के थे, मतलब यंग लोग थे, ठीक है। और वो लोग बेसिकली पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटाली ऐसे स्टेट्स से थे, ठीक है। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंडेंटेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। गिज़बी मसीनी का मानना था कि जो भगवान है, भगवान ने मतलब इंसानियत बनाई है, तो इंसानियत के रास्ते पे हम चल के हमें आजादी प्राप्त करनी है, हमें मतलब हमारे देश को यूनाइट करना है, ठीक है। So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. ठीक है। तो इन्होंने एक बात कही यहाँ पे कि इनका मानना ये था कि मतलब किसी भी, देखो इटाली जो थी, इटाली बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है। मतलब इटाली के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट, छोटी छोटी कंट्रीज आती है, ठीक है। तो पूरे इटाली को हमें यूनाइट करना है, तो वो किसी एक अकेले के बस का नहीं है, या फिर चंद लोगों के बस का नहीं है। तो इसके लिए हमें दूसरे देशों से, मतलब दूसरे राज्य से हमें मदद मांगनी चाहिए, उनका भी हमारे पास साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इनका यही मानना था कि मतलब ये पैच वर्क का काम नहीं है। पैच वर्क का मतलब होता है कि मतलब ये कुछ चंद लोगों के हाथ का काम नहीं है ये, ठीक है। ये चंद लोग मिलकर नहीं कर पाएंगे। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और इनका मानना यह भी था कि गिज़बी मजीनी ने कहा था कि मतलब इटालियन रिवॉल्यूशन, मतलब इटाली को अगर यूनिफाई कर देते हैं तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए, ठीक है। फॉलोइंग हिज मॉडल ऑफ मजीनी, मैनी सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, ठीक है। तो मजीनी के ख्यालात को अपने दिमाग में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करनी शुरू कर दी, जो कि थी हमारी इटाली में, पोलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऐसी जगहों में ये सारी सोसाइटीज फॉर्म की गई थी। मजीनी वाज अ ग्रेट विजनरी, जो मजीनी थे उन्होंने बहुत दूर का देखा था, मतलब दूर, विजनरी का मतलब होता है उनकी जो सोच थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी, ठीक है। मजीनी वाज अ ग्रेट विजनरी। Mazini's undeterred rebellion to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatism. दोस्तों मजीनी की इतनी बुलंद सोच को देखकर, इतनी बुलंद आवाज को देखकर, उनके इरादों को देखकर जितने भी कंजर्वेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे घबरा गए थे, वो सारे डर गए थे। इवन की जो ड्यूक मेटरनिक थे, उन्होंने तो इनको तो बहुत ज्यादा डेंजरस एनिमी घोषित कर दिया गया था सोशल ऑर्डर का, ठीक है। उन्होंने मतलब पूरी सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन इनको घोषित कर दिया गया था मजीनी को, ड्यूक मेटरनिच के द्वारा, ठीक है। दोस्तों ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। आपको समझ में भी आ ही चुका होगा जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो मतलब जो सेंसरशिप लागू होने के बाद उनका कैसे कैसे काम हुआ, और इनमें से हमने सबसे पहले मतलब जो मेन रिवॉल्यूशनरी का नाम पड़ा, जिनका नाम था गिज़बी मजीनी, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम आ जाते थे एज ऑफ रिवॉल्यूशन। दोस्तों ये अपनी किताबों में नोट कर लेना, या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेना।
एज ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि मतलब 1830 से 1848 का टाइम पीरियड, जिसे हम कहते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब इन 18 सालों में, मतलब इन 18 सालों के टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा पैमाने में रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत ही ज्यादा पैमाने में विद्रोह हुआ था। When conservative पढ़ते हैं इसको, when conservative regimes were trying to consolidate their power, liberalism and nationalism come to increasingly associate with the revolution in many regions of Europe. Some of such regions were the Italian and German states. दोस्तों जो मतलब रिवॉल्यूशन का एज शुरू हुआ था, वो बेसिकली शुरू हुआ था हमारे फ्रांस से ही, ठीक है। तो जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज थी, वो सारे सीक्रेट सोसाइटीज क्या हुआ, वो धीरे धीरे बाहर आने लगी, सीक्रेट से अनसीक्रेट बनते गया, और उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, दोस्तों ऑटोमन एम्पायर जो है वो एक इस्लामिक एम्पायर है, ठीक है, जिसके अंडर ग्रीक आता है, मतलब ग्रीस आती है, ग्रीस, ठीक है, आयरलैंड एंड पोलैंड। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerk and member of the commercial middle class. दोस्तों इसकी ये विद्रोह करने वाले जितने भी विद्रोही थे, वो सारे हमारे कौन से थे, मिडिल क्लास के मेंबर्स थे। इलाइट मतलब बहुत ज्यादा अमीर रिच पर्संस भी थे, ठीक है। कुछ हमारे स्कूल टीचर्स थे, कुछ क्लर्क्स थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, और इवन की कुछ मतलब वर्किंग क्लास भी थे, जो कुछ लेबर्स भी थे, ठीक है। इन फ्रांस द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई 1830. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो बर्मन डायनेस्टी थी, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, जो बर्मन डायनेस्टी थी वो ट्रीटी के बाद दोबारा पावर में आ गई थी, ठीक है। तो लेकिन जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, जो भी विद्रोही थे, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इसको फिर से सत्ता से हटा दिया था, ठीक है। और उनको किसको बिठाया गया था, लुइस फिलिप को बिठाया गया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक जो ड्यूक मेटरनिच था, ड्यूक मेटरनिच ने यहाँ पे एक बात कही थी, व्हेन फ्रांस sneezes the whole Europe got cold, ठीक है, कैचेस कोल्ड, ठीक है। ये बात उसने क्यों कही, ये बात उसने इसलिए कही थी क्योंकि जो फ्रांस था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था उस टाइम पे, ठीक है। इसलिए अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरा का पूरा यूरोप कोल्ड में, मतलब पूरा का पूरा यूरोप को सर्दी लग जाती है, ठीक है, उसने ऐसा कहा। The July Revolution of France sparkled an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन के ऊपर ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। इसमें मतलब बताता है वो कि मतलब कैसे कैसे किस किस रीजन में, किस किस कंट्री के किस किस रीजन में क्या क्या रिवॉल्यूशन हुआ। इसने बताया है कि यहाँ पे मतलब फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुई, मतलब जुलाई के टाइम पीरियड में वहां पे एक रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे एक विद्रोह हुआ, जिससे क्या हुआ, जो ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम का भी कैपिटल है, वहां से ब्रुसेल मतलब अलग हो गया, ठीक है। और बेल्जियम वहां मतलब ब्रुसेल अलग नहीं हुआ, बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम में था पहले, वहां से अलग हो गया वो, ठीक है, किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। इट वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइक थ्रू आउट यूरोप, ठीक है। दोस्तों इस चीज को अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, ठीक है, या फिर अपनी कॉपी में, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आता है वो 3 नंबर का और 5 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों सुनिए ये चीज है क्या, भी बताते हैं हम। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहला यूनिफिकेशन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ग्रीस का, ठीक है। मैंने याद करना, मैंने आपको इसे अभी शुरुआत में बताया था कि जो ऑटोमन एम्पायर जो कि एक इस्लामिक एम्पायर है, इसके अंडर में ही ग्रीस आती है, ठीक है, इसके अंडर में ही ग्रीक लोग आते हैं, ठीक है। तो ग्रीस, अब मैं पढ़ता हूं पूरा टॉपिक, इसको दोस्तों शुरुआत से फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट लगा लेना, ठीक है। मैं भी बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट जो है, ग्रीस had been part of the Ottoman Empire since the 15th century, मतलब 15वीं शताब्दी, मतलब 15वीं सेंचुरी से 15th सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी से जो ग्रीस है वो मतलब ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है, ठीक है, मतलब ऑटोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है वो, ठीक है। The growth of the revolutionary nationalism in Europe sparkled off a struggle for the independence amongst the Greeks, which began in 1821. दोस्तों जितने भी नेशनलिस्ट की फीलिंग थी, जितने भी मतलब जो राष्ट्रवाद की जितनी भी फीलिंग थी, जितनी भी मतलब भावनाएं थी, वो सारी यहाँ पर भी पहुंच गई। और इससे क्या हुआ, जितने भी ग्रीक्स थे उन लोगों के मन में भी आ गया कि अब हमें आजादी चाहिए, ठीक है। तो ये शुरू हुई कब से, ये दोस्तों डेट याद रख लेना, ये साल याद रख लेना, वो साल था हमारा 1821। कब दोस्तों, 1821।
In this struggle, nationalists in Greece were supported by other Greeks who were living in exile and also from many Western Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. दोस्तों इन ग्रीक्स को जो भी वहां पे जो मतलब विद्रोह करने की सोच रहे थे उनको साथ मिला उन ग्रीक के द्वारा ही, उन लोगों के द्वारा ही जो मतलब एग्जाइल में थे, जो मतलब वनवास में थे, एक तरफ से कहा जाए तो जो मतलब कंट्री से दूर थे, बाहर थे, ठीक है, जो मतलब कंट्री में नहीं आ सकते थे, जो सीक्रेट सोसाइटी से ज्यादातर बिलोंग करते थे, और उन लोगों से भी मिला था जो ग्रीक नहीं थे लेकिन उनको ग्रीक कल्चर से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी, ठीक है, उन लोगों से इन लोगों को भी मतलब बहुत ज्यादा वो मिली, ठीक है, सहानुभूति और साथ भी मिला। तो इससे क्या हुआ, पोइट्स, थर्ड पॉइंट, पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। दोस्तों यहां से शुरू होता है, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी रिवॉल्यूशन को फैलाने के लिए, किसी भी चीज के, किसी भी आइडिया को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी किताबें, हमारी बुक्स रिस्पॉन्सिबल होती है सबसे ज्यादा। तो इसमें भी यही चीज हुई कि मतलब जो जितने भी पोएट्स थे, जितने भी बुक राइटर्स थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मतलब सारी की सारी इनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, सारे लोगों को मतलब इन सारी चीजों के बारे में ज्ञात हो गया, उन सारे लोगों को पता चल गया और वो भी इसके खिलाफ मतलब ये ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है। तो इनको अब सपोर्ट करने वाला इनका लीडर कौन था, लॉर्ड बायरन। थर्ड हमारा चौथा पॉइंट दोस्तों याद रख लेना इसका नाम, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन हु वाज एन इंग्लिश पोएट, वो एक इंग्लिश पोएट था, ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, ठीक है। दोस्तों जो लॉर्ड बायरन थे असल में एक इंग्लिश के पोएट थे, एक इंग्लिश के कवि थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब पैसे इकट्ठा करे वॉरफेयर के लिए, जो हथियार होते उसके लिए उन्होंने फंड्स इकट्ठा करे। फंड इकट्ठा करने के बाद वो खुद मतलब लड़ने के लिए भी गए, जहां पे वो मतलब मर गए थे हमारे 1824 में एक फीवर के दौरान, ठीक है, मतलब उनको बुखार आ गया, तो बुखार से उनकी डेथ हो गई 1824 में। Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation, ठीक है। तो दोस्तों जो कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी थी, उस ट्रीटी ने हमारे मतलब जो ग्रीस थे उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया। तो दोस्तों ये पॉइंट आप सारे याद करें ना, 5 पॉइंट है टोटल, तो 5 पॉइंट 3 नंबर का भी, 5 नंबर का भी आ सकता है दोस्तों पेपर में, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में बैठा लेना। दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो इसका सब टॉपिक है, वो है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। दोस्तों रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, दोस्तों इसमें मतलब बेसिकली इसके बारे में रोमांटिक नेशनलिज्म, इसका मीनिंग क्या है इसका अभी पढ़ते हैं। इसमें मतलब बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं उन कवियों के बारे में, उन पोएट्स के बारे में, उन राइटर्स के बारे में, उन फिलोसोफर्स के बारे में, जिन लोगों ने मतलब नेशनलिज्म के फीलिंग को रोमांटिकिज्म के साथ उन्होंने उसको जोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन वर नॉट द ओनली मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। मतलब जंग करना, उसको जीतना, टेरिटरी एक्सपेंड करना, ये मतलब नेशनलिज्म का मतलब, इसका मतलब नहीं होता। नेशनलिज्म का मतलब ये चीज नहीं होती। Culture played an important role in creating the idea of other romantics such as the German philosopher John Gottfried Herder, ठीक है। आइडिया सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा भटक गया। तो आइडिया ऑफ द नेशन, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनल फीलिंग। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी रिवॉल्यूशन को स्प्रेड करने के लिए, मतलब किसी भी आइडिया को स्प्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होते हैं, हमारे पोएट्रीज होती है, हमारी कहानियां होती है, हमारे प्लेस होते हैं, हमारे नाटक होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी असल में ये सारी चीजें है क्या, ये सारी चीजें कल्चर में ही तो आती है हमारे, ठीक है। तो रोमांटिकिज्म which was considered as a cultural movement sought to develop a particular form of a nationalistic sentiment। दोस्तों जो रोमांटिकिज्म है, रोमांटिकिज्म का मतलब आप उस सेंस में मत लेना, ठीक है। रोमांटिकिज्म का मतलब यहाँ पे एक अलग सेंस है, जिसका मतलब है यहाँ पे कल्चर का डेवलप्ड होना, मतलब हमारे कल्चर, हमारे समुदाय के बारे में, जो हमारे समुदाय का डेवलपमेंट, हमारे समुदाय का विकास होना, यहाँ पे रोमांटिकिज्म का मतलब है, जिससे नेशनलिस्ट की सेंटिमेंट, मतलब राष्ट्रवाद की फीलिंग, राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों के जहन में, दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स।
दोस्तों जो रोमांटिक पोएट्स होते हैं, जितने भी रोमांटिकिस्ट के पोएट्स होते हैं, उन सब लोगों का, वो सारे लोग इस चीज का क्रिटिसाइज करते थे, वॉर्स नहीं होनी चाहिए। मतलब वो मतलब ये नहीं देखते कि सिर्फ, मतलब लोगों की उस टाइम पे लोगों की सोच थी कि सिर्फ जंग लड़ने से है, सिर्फ जंग लड़ने से ही और टेरिटरी एक्सपैंड करने से ही हम एक नेशन स्टेट बना सकते हैं। लेकिन ये इस चीज का कट एकदम विद्रोह करते हैं, इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। वो उनका मानना ये है कि अपने कल्चर का डेवलपमेंट भी नेशनलिस्ट की फीलिंग को डेवलप कर सकता है। ठीक है, they did so create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation। ठीक है, तो इन आर्टिस्टों का मानना यही था कि मतलब ये जो कल्चर होता है, कल्चर को मेन बढ़ावा देना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो समुदाय है, उन सारी चीजों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम एक नेशनलिस्ट की फीलिंग को, नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट को हम दूसरे लोगों के जहन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक कवि का नाम पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। बिलीव दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। दास वोल्क, दास वोल्क का मतलब होता है कॉमन पीपल, मतलब आम आदमी। ये एक जर्मन भाषा है, ठीक है, मतलब एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, it was through folk songs, folk poetry and folk dances that's the true spirit of nation was popularized. For John Gottfried Herder, collecting the recording these forms of folk culture was essential to project of national building। मैंने आपको बताया ही था शुरुआत में कि मतलब एक प्लेस जो होती है, जितने भी नाटक होते हैं, जितने भी फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक पोएम्स होती है, फोक प्लेस होते हैं, इन सारी चीजों से लोगों के अंदर नेशनल की फीलिंग जल्दी आती है। ठीक है, वो उस चीज के बारे में, अपने कल्चर के बारे में कुछ ज्यादा समझते हैं, समझने की कोशिश करते करते वो सवाल करते हैं। सवाल करने के बाद वो उसका आंसर भी ढूंढने लगते हैं, और उसके बाद उनके मन में अपने आप ही राष्ट्रवाद की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो गॉटफ्रेड हर्डर के लिए यही चीज मेन थी, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्रीज, यही चीज उनके लिए मेन थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, मतलब इसके बाद जो हमारा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइन स्ट्रेस ऑन द लोकल डायलेक्ट। दोस्तों इसमें हम एक कहानी पढ़ने वाले, एक अजब केस हम पढ़ने वाले हैं पोलैंड का। हमारे दोस्तों उस टाइम में जो पोलैंड, दिस वाज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 1815 के ट्रीटी में पोलैंड का कुछ पार्ट रशिया को दे दिया गया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों वहीं पे वहां के जो पोलैंड के लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। मैं बताता हूँ क्या अत्याचार होता। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, ये सबसे पहले पोलैंड की एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी। ठीक है, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, वहां पे भी राष्ट्रवाद की फीलिंग को मतलब जिंदा रखा गया था, सॉन्ग्स के द्वारा, प्लेस के द्वारा, नाटकों के द्वारा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कैरोल कर्पनेस्की मतलब एक वहां के सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल। मतलब कैरोल कर्पनेस्की एक मतलब वहां के एक आइडियल थे, एक लीडर थे उस टाइम पे वहां के। ठीक है, जिन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल को थ्रू ओपेरास, म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलिनीज एंड मजूरका इनटू नेशनल सिंबल्स। ठीक है, मतलब एक तरह से पोलैंड में भी नेशनलिस्ट की फीलिंग आई थी, लेकिन वहां पे इस चीज को, नेशनलिस्ट की फीलिंग को जिंदा कैसे रखते थे? फोक सॉन्ग से, ओपेरा से, म्यूजिक से, प्लेस से, ऐसे वो इसको जिंदा रखते थे, इसके आइडियाज को जिंदा रखते थे। लेकिन लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड वाइटर रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे में कि मतलब पोलैंड कैसे एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना, और वहां पे कैसे कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, कैसे रोमांटिकिज्म ने वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। दोस्तों रोमांटिकिज्म का मतलब आप उस सेंस में मत लेना, मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूं। ठीक है, उस सेंस में मत लेना। यहाँ पे सेंस सेंटिमेंट का है, यहाँ पे सेंस भावनाओं का है। ठीक है, तो दोस्तों क्या किया गया रशिया में, मतलब पोलैंड में जितने भी पोलिश स्कूल थे उस टाइम पे वहां के, उन सारे पोलिश स्कूलों से मतलब जो पोलिश लैंग्वेज होती थी, जो वहां के लोग बोलते थे, वो हटा दी गई, उसको बैन कर दिया गया। और रशियन लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया था कि रशिया ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, तो रशिया ने उसके वहां पे रशियन अपनी लैंग्वेज इंपोज कर दी, वहां के लोगों के ऊपर थोप दी। ठीक है, तो इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल
took place which was ultimately crushed। ठीक है, तो इसके खिलाफ मतलब ये जो लैंग्वेज उनकी चेंज कर दी गई, उनके लैंग्वेज उनके अपनी खुद की लैंग्वेज वो बोल नहीं पा रहे थे, तो इसके खिलाफ कुछ आर्म्ड रेबेलियन मतलब कुछ लोगों ने मतलब बंदूकें लेकर, कुछ लोगों ने मतलब हथियार लेकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन उन लोगों को बुरी तरीके से कुचल दिया गया, मतलब उन लोगों को मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। Polish was used for church gathering and all religious instruction. As a consequence, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. Now the use of Polish language became as a symbol of the struggle against Russian supremacy. ठीक है, तो दोस्तों पोलैंड में क्या हुआ आखिरकार क्या हुआ, मतलब जो पोलिश लैंग्वेज थी वो चर्च में भी बोली जाती थी। ठीक है, चर्च गैदरिंग में जितने भी मतलब वहां पे जो सरमन्स होते थे, प्रवचन होते थे, उन सारी जगहों में इस पोलिश लैंग्वेज को यूज किया जाता था। लेकिन रशियन लैंग्वेज इंपोज की गई थी रशिया के द्वारा। तो क्या किया गया, जितने भी बिशॉप्स थे, जितने भी प्रीस्ट थे, जितने भी पंडित लोग थे, जितने भी फादर्स थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि साइबेरिया की जेल में तक भर्ती कर दिया गया। ठीक है, लेकिन लोगों ने तब भी हार नहीं मानी। लोगों ने लैंग्वेज को एज अ सिंबल ऑफ वॉर, मतलब एज अ सिंबल ऑफ वॉर, मतलब एक आर्म्ड, मतलब एक लैंग्वेज को एक हथियार बनाकर उन लोगों ने इसके रशिया के खिलाफ आवाज उठाई, और फिर अंत में जाकर उन लोगों को आजादी मिल जाती है। पोलैंड एक अलग राज्य बन चुका है और पोलैंड में सिर्फ पोलिश लैंग्वेज ही बोली जाती है। ठीक है, चीज समझ में आएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। ठीक है, इस वीडियो में हमने शुरुआत से पढ़ा है कि हमारे रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने एज ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, और एक छोटा सा नहीं लेकिन बहुत ही बड़ा टॉपिक जो कि है हमारा रोमांटिकिज्म के बारे में भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखी, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर मेरी वीडियो में कोई गलती है, मैं फिर मैं कोई टॉपिक छोड़ रहा हूं, तो उस टॉपिक के बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताना, या फिर आपको कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में जरूर बताना। मैं उस दिक्कत को आपकी बिल्कुल सेटल कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट 5, उस पार्ट 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एक टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर, भूख, कठिनाई और एक विद्रोह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सबसे मेन टॉपिक जो कि हमारे चैनल का मेन आता है, हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक आता है, वो होता है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पार्ट 5 में दोस्तों। तो पार्ट 5 के मेरी पार्ट 4 जरूर देखना, और आपने अगर पार्ट 3 नहीं देखी है, इससे पहले वाले पार्ट भी नहीं देखे हैं, तो जरूर देखना, तो फिर आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से चैप्टर को, वरना आप चैप्टर को समझ नहीं पाओगे अगर डायरेक्ट आप ये पार्ट देखते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।